क्लास 11th की ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। भारत स्थिति चैप्टर का क्या नाम है? भारत स्थिति चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम है भारत स्थिति। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? या आपसे पूछ रहा है क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? आपको पता है भारत का एक मानक समय है जिसको 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री, या इसी को क्या कहते हैं? 82 डिग्री 30 मिनट भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, जो इलाहाबाद नैनी इलाहाबाद से गुजरती है और रांची से गुजरती है। साथ ही साथ भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से गुजरती है। तो ये पूछ रहा है, पहले एक ही रेखा है जो 82.5 डिग्री है या 82 डिग्री 30 मिनट है, तो पूछ रहा है क्या एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है क्या, है ना? यदि हाँ, अगर ऐसा है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं कि नहीं, भारत के पास एक से अधिक मानक समय रेखा होनी चाहिए, जैसे सबसे अधिक मानक समय रेखा किस देश के पास है? रूस के पास है ना? तो क्या भारत को एक से ज्यादा मानक समय रेखा की जरूरत है? तो लिखेंगे कि वास्तव में भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता नहीं है ना? भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता नहीं है ना? क्यों? अब तर्क देगा ना। आपसे तो पूछ लिया कि आवश्यकता है, आपने कहा नहीं है, तो तर्क क्या है इसके पीछे का? यदि एक से अधिक मानक समय होगा तो स्थानीय समय निर्धारण करने में काफी ज्यादा परेशानी आएगी, है ना? क्योंकि मानक समय रेखा कहां से कहां गुजरती है? देखिए, अगर मैं ग्लोब लूं, है ना, यहाँ ग्लोब लूं, तो ग्लोब जो घूमता है पूरब से पश्चिम डायरेक्शन में, अगर ये उत्तर है, ऊपर की दिशा उत्तर है और नीचे की दिशा दक्षिण है, तो इस साइड क्या होगा? पूरब होगा, और इस तरफ क्या होगा? जिस तरफ मैं खड़ा हूं वो पश्चिम हो जाएगा। तो पृथ्वी पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे घूमती है ना, पूरब से पश्चिम की तरफ। और मान लीजिए आपका जो लाइट है, जो कैमरा से आप देख रहे हैं, वो सूर्य है। तो ये जो भले जिस पर प्रकाश जिस भाग को आप देख पा रहे हैं वहां मान लीजिए उजाला होगा, लेकिन पीछे का भाग क्या होगा? अंधेरा होगा। तो पीछे का भाग अंधेरा होगा, और जैसे जैसे ये घूमेगी, पूरब से पश्चिम की तरफ घूमेगी, तो जिस जिस भाग पर रोशनी पड़ेगी वो भाग क्या होगा? वो भाग उजाला होगा, यानी वो भाग वहां क्या कह सकते हैं? दिन होगा, और बाकी के भागों में क्या होगी? रात होगी। अगर सिर्फ भारत की बात करें यहाँ पर, तो भारत की एक मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री देशांतर पूरब देशांतर में। तो अगर एक से अधिक रेखा होगा तो काफी ज्यादा समय परिवर्तन होगा, समय को समझने में ये काफी ज्यादा दिक्कत होगा। जैसे मैंने रूस का बात किया, तो रूस यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर रूस है, यहाँ आप देख रहे हैं ये रूस है। तो रूस से 8-9 मानक समय रेखा गुजरती है। तो 8-9 बार आपको पूरे रूस से गुजरने के दौरान 8 से 9 बार आपको अपनी घड़ी सेट करनी पड़ेगी। अगर भारत में भी एक से अधिक मानक समय रेखा होगा तो भारत में भी जब आप सुदूर पूरब से पश्चिम की तरफ अरुणाचल प्रदेश से आप गुजरात जाएंगे तो आपको घड़ी बार बार सेट करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक ना? तो एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता केवल उन देशों को होती है, किन देशों को? जिसका पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है ना वो काफी ज्यादा होता है ना, जिसका पूरा पश्चिम विस्तार अधिक होता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, इनका पूरब से पश्चिम विस्तार काफी ज्यादा है और बार बार आपको घड़ी सेट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपका देश का, यानी कि भारत का, हमारे भारत देश का मानक समय रेखा एक से अधिक होगा तो। अगला प्रश्न हमारे पास, चलिए, भारत की लंबी तट रेखा के क्या प्रभाव है? ये जो भारत की लंबी तट रेखा, जो भारत का कोस्टल एरिया आप देख रहे हैं, है ना, अगर मैं मैप दिखाऊं आपको, कहीं हो यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ देख लीजिए छोटा सा, ये जो आप देख रहे हैं भारत की तट रेखा की बात की जा रही है ना। किसकी बात की जा रही है? भारत की तट रेखा की बात की जा रही है। तो ये जो लंबी तट रेखा भारत की देख रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स? ये कह रहा है कि इसके क्या बेनिफिट्स, यहाँ तक नहीं है, यहीं तक है क्या, बांग्लादेश तक। तो कह रहा है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इसके क्या फायदे हैं, है ना, यही पूछ रहा है ना। भारत की लंबी तट रेखा के क्या प्रभाव है या फायदे क्या है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि भारत की जो लंबी तट रेखा है इसकी लंबाई काफी ज्यादा, कितनी है? 7516 किलोमीटर, या लगभग इसको क्या कहते हैं? 7517 किलोमीटर। क्या कहते हैं? लगभग 7517 किलोमीटर। यह द्वीप के सहित है ना, बिना द्वीप के
5422 किलोमीटर या 5423 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में देश की लंबी तटरेखा किसके लिए जरूरी है? समुद्री यातायात के लिए और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। भारत अगर व्यापार करता है या दुनिया के जो अधिकांश व्यापार होते हैं वह समंदर के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि रेल मार्ग समंदर के बीच में पटरियां बिछाना पॉसिबल नहीं है, सड़कें बनाना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे व्यापार होगा? समुद्र के द्वारा, पानी वाला जो जहाज होगा उसके द्वारा व्यापार किया जाता है। और पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कि जो कोस्टल एरिया देखिएगा ना, काफ़ी ज़्यादा सुहाना मौसम रहता है ना, अच्छा लगता है वहाँ पर रुकने में, रहने में, देखने में अच्छा लगता है। लंबी तटरेखा जहाँ एक और सस्ता जल यातायात प्रदान करती है, जल परिवहन प्रदान करती है, वही समुद्री संसाधन प्रदान करने और स्थानीय जलवायु की दृष्टि से लाभदायक होता है। समुद्री संसाधन कहने का अर्थ है समंदर में मछली पकड़ना हो गया, कहीं अगर रिसर्च चल रहा है, खोजबीन चल रही है, तो कहीं पर प्राकृतिक गैस मिल गया, कहीं पर जो है तेल जो कहते हैं, जिसको प्राकृतिक तेल, कच्चा तेल किस कहते हैं, क्रूड ऑयल, केरोसिन, पेट्रोलियम, है ना, डीजल, ये सब मिल गया, तो इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भारत की लंबी तटरेखा का बहुत अधिक प्रभाव है भारत के किस पर? अर्थव्यवस्था पर, भारत के यातायात पर, भारत की जलवायु पर, इस सभी का प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभप्रद है ना? भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय फैलाव है, भारत के लिए कैसे बेनिफिट है, ये पूछ रहा है ना, भारत के लिए कैसे लाभदायक है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? आप सभी को पता है, भारत जो अवस्थित है ना, भारत जो अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ना। भारत कब किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको भारत का मैप, है ना, ये रहा भारत, यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है? भारत है। तो भारत जो है यहाँ से, और अगर मान लीजिए ये रेखा है 0 डिग्री दक्षांश रेखा, और ये क्या है? ये क्या है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में। तो भारत कहाँ है? उत्तर पूरब में स्थित है। ग्लोब पर भारत उत्तर पूरब में स्थित है। तो चूंकि देशांतरीय विस्तार की बात की तो देशांतर रेखा है, तो कई सारी देशांतर रेखाएं होंगी। तो भारत से वैसे तो एक मानक समय रेखा है जिसको 82.5 डिग्री यामयोत्तर रेखा कहते हैं, लेकिन जो देशांतरीय विस्तार है भारत का, यह जो है, मान लीजिए गुजरात के गौर से लेकर के गुजरात के किबीठू अरुणाचल प्रदेश तक, है ना। गुजरात के गौर से लेकर के, यहाँ मैं कहूँ गुजरात के गौर से लेकर के किबीठू अरुणाचल प्रदेश तक भारत का देशांतरीय विस्तार है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है ना। यहाँ पर देशांतरीय फैलाव जो है, भारत का देशांतरीय फैलाव या देशांतरीय विस्तार पूरब में गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, गुजरात के, है ना, गुजरात में हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखना है? गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ना। अब लाभप्रद कैसे, ये तो हमने बता दिया, ये तो मैंने आपको मैप पर भी समझा दिया। लाभप्रद कैसे भारत को बेनिफिट कर रहा है? तो भारत के लिए कई कारणों से लाभप्रद है। पहला, तो यह जो देशांतर रेखाएं हैं, है ना, जस्ट वेट, यह जो देशांतर रेखाएं हैं, इससे भारत का मानक समय तय करने में आसानी होती है। इसलिए भले ही 2 घंटे का गैप है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का गैप जरूर होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में वो सुबह के 6 बजे होगा। फिर भी हमें घड़ी सेट नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि भारत का मानक समय रेखा एक ही है। तो देशांतरीय विस्तार का एक तो ये क्या नाम है, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि मानक समय रेखा एक है, घड़ी बार बार सेट नहीं करनी पड़ती। उसके अलावा भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध, दक्षिणी हिस्सा जो है उष्ण कटिबंध कैसे हो, गर्मी पड़ती है दक्षिणी हिस्से में, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा जो है, यानी कि कर्क रेखा से नीचे का जो क्षेत्र आप कह सकते हैं, खास करके तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, है ना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये सब जो क्षेत्र है, यहाँ पर थोड़ी गर्मी अपेक्षाकृत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यह भले ही कर्क रेखा दक्षिणी में, भले ही यह क्या है,
भले ही कर्क रेखा से नीचे है लेकिन भूमध्य रेखा के काफी करीब है। और जो भी क्षेत्र भूमध्य रेखा के करीब है, मैंने आपको बताया था कि वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी क्योंकि सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है वहां पर। और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि कहने का अर्थ है उत्तर में क्या होती है, गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती है। हमें गर्मी और सर्दी यानी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, इस सब में गर्मी और सर्दी दोनों महसूस की जाती है। यही स्थिति देश में भू आकृति यानी देशांतरीय विस्तार जो है या भू आकृति, जलवायु, मिट्टी, प्रकार, प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली विभिन्नता के लिए काफी ज्यादा क्या होता है, उत्तरदायी होता है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 2 पॉइंट लिखिएगा, आराम से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास कि नागालैंड भारत का सुदूर पूर्व में एक राज्य है और कहां पर होगा, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे एक छोटा सा क्षेत्र आपको दिखाई देगा। यह जो क्षेत्र है, यह क्या कहलाता है, नागालैंड कहलाता है। क्या कहलाता है यह, नागालैंड कहलाता है। तो क्या कह रहा है यह कि नागालैंड में सूर्य उदय पहले होता है, यानी सूर्य पहले उग जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है और अगर आपका कैमरा सूर्य है तो कैमरा मान लीजिए यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, है ना, पीछे का भाग तो नहीं देख पा रहे हैं ना, ये पीछे का भाग तो आप नहीं देख पा रहे। तो जैसे जैसे घूमेगा तो पीछे का भाग आगे आएगा, पीछे का भाग आगे आएगा तो सुदूर पूरब में जो भारत के क्षेत्र होंगे वहां प्रकाश पहले पड़ेगा, है ना, पहले पड़ेगा, ऐसे करके पड़ेगा। तो इसीलिए जो नागालैंड में पहले सूर्योदय होता है और क्या लिख रहा है, सूर्य और पहले अस्त भी होता है। जाहिर सी बात है, जहां पहले उदय होगा वहां पहले अस्त होगा। और फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाई देती है? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और नई दिल्ली भारत की राजधानी है, फिर भी दोनों में घड़ियां एक समान कैसे दिखाई देती हैं? समय हमें क्यों नहीं सेट करना पड़ रहा, वही पूछ रहा है। तो भारत में पूरे देश के लिए एक ही मानक समय निर्धारित किया गया है, 82.5 डिग्री पूर्व में यामी उत्तर को भारत का मानक यामी उत्तर चुना गया है ना, जो इलाहाबाद नैनी से गुजरता है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, इसके अलावा रांची से भी गुजरता है और कुल 5 राज्यों से गुजरता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये बात भी मैंने आपको बताया था कि अगर भारत में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे तो लंदन में रात के 12 बज रहे होंगे, क्योंकि ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजर रही है, लंदन से गुजर रही है। अगर भारत में दोपहर के कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे तो 5.5 घंटा आप पीछे चल जाइए, है ना, 6:30 बज रहे होंगे सुबह में, कहाँ पर, लंदन में। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए सुदूर पूर्व नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर भी कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय दिखाई देती है। इसका एकमात्र रीजन है कि भारत का एक ही मानक समय है ना, जो 82.5 डिग्री पूर्वी यामी उत्तर इसको हम कहते हैं। एक ही मुख्य रीजन है ना। अगर एक लाइन में पूछे तो एक रीजन है कि भारत का एक ही मानक समय है, इसलिए कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय पर दिखाई देती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, है ना। चलिए, पूछ रहा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये भी पूछने वाली बात क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसकी गोलार्ध में स्थिति क्या है, इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया सिचुएटेड, व्हाट इज इट्स लोकेशन इन द हेमिस्फीयर, है ना। अच्छा, लोकेशन भी पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मैंने आपको समझाया भी। अगर ये नॉर्थ है, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है। चलिए, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है ना, एक 0 डिग्री यहां से और एक भूमध्य रेखा यहां से गुजरती है। तो नॉर्थ साउथ इसके किधर हो गया, पूरब में हो गया, और ईस्ट वेस्ट इसके क्या हो गया, ऊपर उत्तर की तरफ हो गया। तो भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भारत, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो विषुवत रेखा के उत्तर में है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है यह कि विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी इस रेखा की बात की जा रही है, इसके उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से अगर आप यहाँ देखेंगे, किस 2 पॉइंट की बात की जा रही है, एक पॉइंट यहाँ और दूसरे पॉइंट यहाँ की बात की जा रही है। नीचे 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ, 8 4 से 37 6 उत्तर की तरफ, और प्रधान यामी उत्तर रेखा के
68 डिग्री 7 मिनट, है ना, यानी कि ये पॉइंट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक यह विस्तृत है। यही इस प्रश्न का आंसर होगा और 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि डेटा भर भर के पूछा है। क्या पूछा है? डेटा भर भर के पूछा है, तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? जल्दी से बताओ देखकर। भारत के बीच से जो भी रेखा गुजरती है आपको देख करके बताना है ना। अगर आपने क्लास किया होगा, मैं यहां भी समझा रहा हूं, अगर आपने क्लास किया होगा तो ये क्वेश्चन अगर आपको दे देना तो आप आंख बंद करके लिख दोगे, अगर अच्छे से क्लास किया होगा आपने तो। कर्क रेखा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या कह रहा है यहां पर? भारत के मध्य से यानी कि भारत के, क्या प्रॉब्लम है भाई इसको, है ना, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, सिंपल सा आंसर। लेकिन 2 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा जिनको भी, तो सिर्फ इतना ही लिखना, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। 2 नंबर में पूछेगा तो आगे ऐड करना है, भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरने वाली यह रेखा, यानी कि कौन सी रेखा? यह रेखा मतलब कौन सी रेखा? कर्क रेखा, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है, और 8 राज्यों से गुजरती है। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, कृपया ट्रिक आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में ट्रिक लिखें, है ना। कौन सा ट्रिक मैंने बताया था? कौन सा ट्रिक बताया था? पहले मैं लिखूंगा बाद में बताऊंगा, है ना, पहले मैं लिखूंगा बाद में बताऊंगा, और मैंने लिख दिया। मुझे लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया? लिख दिया है। तो कौन सा ट्रिक हो गया? मित्र पर गमछा झाड़। कौन सा ट्रिक है? मित्र पर गमछा झाड़, यानी कि वो 8 राज्यों के नाम यहां से निकल करके आते हैं जिससे हो करके कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन सा राज्य है? मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कुल 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। यही मैं देख रहा हूँ, मैंने कई बार आपको ट्रिक बताया क्लास में भी, क्वेश्चन आंसर में, फिर से मैं बता रहा हूँ ट्रिक, चौथी बार मैं ट्रिक बता रहा हूँ। मित्र पर गमछा झाड़, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलिए ठीक है, चलिए, और यही है मित्र पर गमछा झाड़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कर्क रेखा से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? तो सबसे कम राजस्थान में। कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा कौन सी नदी कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो माही नदी, है ना, माही नदी। ये सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा ये सब प्रश्न उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की लंबाई, भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है यह क्या है? भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई क्या है? बिल्कुल सिंपल लिखना, भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है ना। आपको मैप नहीं बनाने हैं, वहां पर बना दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये बीच बीच में ये सब नहीं करना है ना, बीच बीच में ये सब वगैरह जो है ये सब बिल्कुल नहीं करना, ये बात आपको ध्यान रखनी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो भारत की 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा? यहाँ 3214 किलोमीटर। आपका पूछ सकता है अंतर बताने के लिए, उत्तर और दक्षिण की जो कुल लंबाई है उसमें अंतर कितना होगा? तो यहाँ 2933 किलोमीटर 67, ठीक है, प्लस 200 और प्लस 14, अगर आप जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 281 किलोमीटर। तो पूछेगा भारत की उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के बीच का जो अंतर है वह कितना है? 281 किलोमीटर। कितना? 281 किलोमीटर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की सिंपल क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों को स्पर्श करती है, यानी कि टच करती है ना। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। और ये 7 देश कौन कौन से हैं? तो पहला तो है पाकिस्तान, है ना, एक तरफ पाकिस्तान है। उसके बाद अगर आप जाएंगे जस्ट ऊपर तो अफगानिस्तान होगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो एक और देश है, अफगानिस्तान के बाद चाइना मिलेगा आपको, है ना।
चाइना के बाद जाएंगे आप नीचे, नेपाल मिलेगा, उसके बाद आपको भूटान मिलेगा, है ना, भूटान मिलेगा। इसके बाद आपको बांग्लादेश मिलेगा, कौन सा, बांग्लादेश मिलेगा। और इसके बाद आपको म्यांमार मिलेगा, कौन सा मिलेगा, म्यांमार मिलेगा। ठीक है, तो ये 7 देश भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं। इसके अलावा 2 और देश है तो भारत के पड़ोसी है, एक तो श्रीलंका और मालदीव है, एक तो श्रीलंका और मालदीव है, इतना ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? तो भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है ना, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई द्वीप सहित जो हो जाएगा, द्वीप सहित 7517 किलोमीटर और मुख्य भूमि तट की कुल लंबाई 5422 किलोमीटर है। अब इस दोनों में अंतर क्या है ये चीज आप देख लीजिए। मुख्य भूमि सहित 7517 किलोमीटर, तो मुख्य भूमि सहित जो हो जाएगा, द्वीप सहित माफ कीजिएगा, द्वीप सहित 7517 किलोमीटर, यही है ना। तो द्वीप सहित, तो सबसे पहले हम बात करें कि तटरेखा की लंबाई पूछ रहा है तो गुजरात से शुरू होता है, केरल, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह होते हुए, एक मिनट, बांग्लादेश नहीं लेना है ना। तो सिर्फ इसकी बात करें, इस भूमि की बात करें तो इसकी जो लंबाई है यह 5422 किलोमीटर, कितना है, 22 किलोमीटर। लेकिन आप इसको अंडमान निकोबार भी ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर लक्षद्वीप है ये भी ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर दमन द्वीप नागर हवेली है तो ये भी ऐड कर दीजिएगा, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा यह 7517 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7517 किलोमीटर। तो द्वीप सहित 7517 किलोमीटर, और सिर्फ स्थलीय तटीय रेखा की बात करें तो 5422 किलोमीटर या कहीं कहीं 5423 किलोमीटर हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए अगला है, भारत की तटरेखा की लंबाई हो गया, जस्ट वेट, है ना। चलिए अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा भारतीय राज्य कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा। आप कहिएगा सर इसके लिए भी 2 नंबर मिलेगा क्या? हाँ, क्योंकि 2 फैक्ट पूछ रहा है यहाँ पर, एक तो सबसे बड़ा पूछ रहा है और दूसरा सबसे छोटा पूछ रहा है। तो सिंपल शब्दों में लिखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। मुझे ये बताइए कि राजस्थान की सीमा किस देश से मिलती है? भारतीय राज्य राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ मिलती है? बिल्कुल, वेरी गुड, पाकिस्तान। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चले, खाड़ी तथा जल संधि में, खाड़ी तथा, ये थोड़ा ऊपर चला जाए, हाँ, खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, यही पूछ रहा है। अंतर स्पष्ट करने के लिए खाड़ी और जल संधि, खाड़ी को क्या कहते हैं, बे कहते हैं, और कहीं कहीं गल्फ भी कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस है, आगे मैं बताऊंगा। वहीं जल संधि को वाटर ट्रीटी या फिर स्ट्रेट बोला जाता है। तो खाड़ी क्या है सबसे पहले वो समझ लीजिए। खाड़ी जो है वह जलीय भाग या फिर जल का वह भाग, है ना, पानी का वह भाग जो 3 तरफ से जमीन से घिरा होता है। जो 3 तरफ से कहां से घिरा हो, जमीन से घिरा होता है। 3 तरफ से जो 3 तरफ से किससे घिरा होगा, जमीन से घिरा होगा, उसको क्या कहेंगे, खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी, है ना, कच्छ की खाड़ी, है ना, इसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ठीक, वहीं दूसरा जल संधि या फिर जल डमरू मध्य क्या है? या तो जल संधि आपसे पूछे या क्या पूछ ले, जल डमरू मध्य पूछ ले। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, आपसे दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे सिर्फ खाड़ी का परिभाषा पूछा जा सकता है, या आपसे सिर्फ जल डमरू मध्य का परिभाषा पूछा जा सकता है। तो 2 नंबर में दोनों पॉसिबल है, या तो सिंगल पूछ ले या दोनों में अंतर पूछ ले, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो जल डमरू मध्य क्या है,
तो जल डमरूमध्य या जल संधि एक संकीर्ण जल चैनल है जो दो बड़ी जल निकायों को जोड़ता है और दो बड़े भूभाग को अलग करता है। दो बड़ी जल निकायों को जोड़ता है और दो बड़े भूभाग को अलग करता है। दोनों में बेसिक चीजें अंतर देख लीजिए, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जल संधि को क्या कहा गया है, यहाँ पर वाटर ट्रीटी या स्ट्रेट कहा गया है। आपको पाक जल संधि याद है? पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। पाक जल संधि यहाँ पर क्या है, पाक स्ट्रेट है, यानी कि पाक जल संधि है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में, जो गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। किससे अलग करती है? बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। तो खाड़ी अब क्या हो गया, खाड़ी वह जलीय भाग है जो तीन ओर जल से घिरा होता है। जब आप बंगाल की खाड़ी देखेंगे तो बंगाल के आसपास तीनों ओर क्या है, भूमि है। वहीं आप मन्नार की खाड़ी देखें तो मन्नार की खाड़ी के आसपास तीनों ओर क्या है, भूमि है। यानी कि तीन तरफ से क्या है, भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। जल का वह भाग जो तीन तरफ भूमि से घिरा हो, तीन तरफ स्थल से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं, खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये सब हो गया। वहीं जल संधि क्या होता है, तो जल संधि एक संकीर्ण जल चैनल होता है। अब फिर से मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पर, है ना। जल संधि एक संकीर्ण जल चैनल होता है ना। क्या है, यह एक संकीर्ण जल चैनल, संकीर्ण का मतलब है पतला, है ना, बहुत पतला जल चैनल होता है जो दो बड़ी जल निकायों को जोड़ता है। गल्फ ऑफ मन्नार को, यानी कि मन्नार की खाड़ी को किससे जोड़ रहा है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी से जोड़ रहा है। वहीं दो बड़े भूभागों को अलग करता है। एक तो भारत का विशाल भूभाग है और दूसरा श्रीलंका का भूभाग है, इस दोनों को अलग करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पाक जल संधि यहाँ पर, है ना, समझे। मैप इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मैप इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे पास, उन देशों के नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं। उन देशों के नाम बताइए जो भारत से बड़े हैं, है ना। वो कौन कौन से देश हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो कौन कौन से देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं? भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है ना। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां स्थान है, 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े कुल 6 देश हैं, उनके नाम निम्नलिखित है। नाम में लिख देना है आपको, है ना, ताकि पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाए। तो नाम में आप क्या लिखोगे, नाम में आपको मैंने बताया था, आपको अगर नहीं ध्यान हो तो आप लिख सकते हो, उल्टा पुल्टा कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन नाम 6 लिख देना जरूर। क्या क्या मैंने बताया था, 2A 2C और RB, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, चीन और कनाडा, रूस और RB होगा, रूस और ब्राज़ील, है ना, रूस और ब्राज़ील। और वही नाम यहाँ पर लिखे गए, रूस है, कनाडा है, रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, ठीक है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया। RCA CBA ऐसे भी आप नाम याद रख सकते हैं, ये सिक्वेंस में RCA और CBA ऐसे भी आप नाम याद रख सकते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन है, एकदम थोड़ा सा लिखने से काम नहीं चलेगा, नंबर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। अब यहाँ आ गया खाड़ी और बे में अंतर स्पष्ट करिए। देखिए, खाड़ी और बे में अंतर स्पष्ट करिए। तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बे एंड द गल्फ, बे एंड द गल्फ, है ना। वहां पर क्या था, खाड़ी और जल डमरूमध्य या जल संधि में अंतर स्पष्ट करना था। यहाँ पर क्या है, खाड़ी और बे में अंतर स्पष्ट करना है ना। दोनों वाटर बॉडी ही है, दोनों जल राशि ही है। खाड़ी जिसको गल्फ कहा जाता है और बे जिसको अंग्रेजी में भी बे ही कहते हैं, दोनों ही पानी के एक ऐसे क्षेत्र है जो आंशिक रूप से भूमि से घिरे हुए हैं। यानी कि पूरी तरह से भूमि से नहीं घिरा हुआ है, आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें तो यहाँ जो गुजरात का ये क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो क्षेत्र है कच्छ की खाड़ी है। नीचे आएंगे तो यह क्या है, खंबात की खाड़ी है ना। वहीं बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की। हिंदी में खाड़ी ही बोलते हैं, इंग्लिश में अलग हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में दोनों को खाड़ी ही बोलेंगे। खंबात की खाड़ी
कच्छ की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, लेकिन अंग्रेजी में जो लिखाएगा गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ और बे ऑफ बंगाल लिखाएगा, ना कि गल्फ ऑफ बंगाल लिखाएगा, है ना। क्या लिखाता है? बे ऑफ बंगाल लिखाता है। तो खाड़ी और बे जो है दोनों ही पानी के ऐसे क्षेत्र जो आंशिक रूप से भूमि से घिरे हुए हैं। छोटा सा भूमि से घिरा हुआ है, उसके बाद ये खाड़ी बाहर निकल गया, है ना। ये तो बहुत बड़ा है, खैर ठीक है, लेकिन आकार और घेराव में भिन्न होते हैं, है ना। खाड़ी जो है, यहाँ पर खाड़ी एकदम बहुत ही संकरी पट्टी है, पानी की बहुत संकरी पट्टी। आप यहाँ पर देख सकते हो, दिख रहा है वहां पे क्या? हाँ, यहाँ पर देख सकते हो आप कि बहुत ही संकरी पट्टी है। ये जो पट्टी है बहुत ही संकरी पट्टी है खाड़ी, है ना। यह बहुत संकरी पट्टी है, घेराव और आकार भिन्न है, लेकिन ये पूरा एकदम खुला मैदान की तरह, पानी का खुला मैदान की तरह लग रहा है, समंदर की तरह लग रहा है, ठीक है। खाड़ी जो है आमतौर पर बे की तुलना में बड़ी और गहरी होती है ना। खाड़ी बे की तुलना में बड़ी और गहरी होती है। खाड़ी गहरी होगी लेकिन बे थोड़ा कम गहरा होगा, है ना। बे थोड़ा कम गहरा होता है। इसका प्रवेश द्वार संकरा होता है, जबकि बे का प्रवेश द्वार चौड़ा होता है। देख रहे, बे का प्रवेश द्वार कितना चौड़ा, कहाँ कहाँ से जहाज आएगा, और इसका प्रवेश द्वार कितना छोटा है, कितना संकरा है, कितना एकदम पतला सा है। बेसिक अंतर यही है दोनों में, है ना। बेसिक अंतर क्या है? दोनों में ही है। और 2 नंबर का पूछेगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे 2 नंबर का पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये चीज, ये प्रश्न। क्या नेटवर्क इशू है क्या? चलिए अगले प्रश्न पे चलें। देश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? देश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? तो मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर आपको याद होगा तो, अगर याद होगा तो, है ना। तो भारत का, अगर मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया के, भारत के सुदूर उत्तर और सुदूर पूर्व में जो अंतर है, यहाँ पर क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट है। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। फिर इस साइड आएंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, ये नॉर्थ हो जाएगा, और यह भी क्या होगा? नॉर्थ होगा। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट क्या हो जाएगा? ईस्ट, यानी कि पूरब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच अगर मोटा माटी अंतर आप देखिएगा ना, 8 डिग्री 37 डिग्री 68 डिग्री 97 डिग्री, तो लगभग आपको अंतर मिलेगा 30 डिग्री का। कितने का मिलेगा? 30 डिग्री का अंतर मिलेगा। पूछ ये रहा है कि देश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच में समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है ना। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। हमारे देश के पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच समय में 2 घंटे का अंतर है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की तुलना करें तो सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है, सूर्य 2 घंटे पहले उगेगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 4 बजे उगेगा तो गुजरात में सुबह के 6 बजे उगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है और साथ ही यह पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमती रहती है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का नमूना ही है। ग्लोब क्या है? सीधा है, झुका हुआ है? ग्लोब झुका हुआ है। ऐसे अंतरिक्ष में ग्लोब क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ग्लोब जो है पृथ्वी का एक नमूना है, एक खिलौना है, ऐसे समझिए, ताकि पृथ्वी को समझने में हमें क्या होती है? आसानी होती है। जो कहाँ से घूमती है? पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती रहती है ना। इसलिए घूमते समय दुनिया के पूर्वी हिस्सों में दुनिया के पश्चिमी हिस्सों की तुलना में सूर्य की किरणें पहली पड़ती है। जैसे मैंने बताया ना, ये कैसे घूमेगी? पूरब से पश्चिम की तरफ घूमेगी। तो जब ऐसे करके आएगी तो सूर्योदय पहले यहाँ पड़ेगा, है ना, ऐसे पड़ेगा ना, पूरब से पश्चिम, बिल्कुल ऐसे होगा। तो जो पूरब के, भारत के सुदूर पूरब के क्षेत्र होंगे या दुनिया के जो पूरब के क्षेत्र होंगे, वहाँ सूर्योदय पहले होगा और बाकी जगहों पर क्या होगा? सूर्योदय बाद में होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, और यही बात बताई गई है। तो 2 घंटे का अंतर है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। 4 मिनट को 30 डिग्री से गुना करेंगे तो 120 मिनट हो गया, और 120 मिनट बराबर कितने घंटे के बराबर होता है? 2 घंटे के बराबर। इसलिए सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम के भागों में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश के बारे में विस्तार से बताएं। 5 अंक का क्वेश्चन बनेगा। या कितने अंक का बनेगा? 5 अंक का। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश
खास करके भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात करेंगे। तो भारत के उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान पर्वतमाला, है ना। सीधा सीधा अगर बात करें यहाँ पर मैप पर, अगर मैं आपको समझाने की को समझाऊं तो उत्तर में यहाँ पर अगर देखिएगा तो हिमालय का बड़ा सा एक रेंज आपको मिलेगा, है ना। वहीं उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, उत्तर पश्चिम में यहाँ इस साइड में हिंदू कुश और हिमालय पर ये क्या नाम है, सुलेमान पर्वतमाला की एक श्रृंखला आपको मिलेगी, जो कुछ हिस्सा जिसका पाकिस्तान में भी पड़ता है ना, कुछ हिस्सा कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में भी पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करें, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व की बात करें, इस साइड बहुत सारा बीच बीच में पहाड़ी क्षेत्र है ना, इसलिए इसको क्या कहेगा, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके जस्ट नीचे आइएगा ना, इसके नीचे तो यहाँ क्या है, हिंद महासागर शुरू होता है, ठीक है। इसके विशाल विस्तार से घिरा हुआ है। यह एक विशाल और भौगोलिक इकाई बनाता है ना, सभी को मिला करके बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है ना, जिसको क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। मैंने बताया था उपमहाद्वीप वैसा क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक रूप से अलग दिखाई पड़ता है, प्राकृतिक रूप से द्वीप की तुलना में या महाद्वीप की तुलना में बिल्कुल अलग होता है, उसको क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसमें कौन कौन से देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश है। ध्यान रखिए कौन सा, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जो है यह शामिल है। और जाहिर सी बात है भारतीय उपमहाद्वीप है तो भारत को कैसे भूल जाएंगे, भारत भी शामिल होगा यहाँ पर। इसके बाद अगर बात करें जो भारत जो है ना, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। सीधा सीधा या तो दक्षिण एशिया में भी या दक्षिण मध्य भाग में भी। अगर मैं ग्लोब लूँ फिर से, है ना, और मैं आपको भारत दिखाऊं, है ना, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये एशिया है। एशिया के उत्तर में तो भारत है नहीं, तो उस एशिया के दक्षिण में, और दक्षिण में सेंटर में, पूरा मध्य में, एकदम बीचों बीच स्थित है। वही बात कह रहा है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है, जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में फैली इसके दो भुजाएं, है ना। भारत है यहाँ पर, यहाँ भारत देख, भारत के नीचे आएगा तो हिंद महासागर, जिसको इंडियन ओशियन कहते हैं। पूरब की साइड अगर आप आएंगे तो पूरब की साइड बंगाल की खाड़ी है, जिसको बे ऑफ बंगाल कहा जाता है। और पश्चिम की साइड आएंगे तो पश्चिम की साइड अरब सागर है। तो हिंद महासागर तो है ही, और इसका जो दो और जो वाटर बॉडी है, जो जल निकाय है, एक तो बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी और दूसरा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, इसको दो भुजाएं बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया, दो भुजाएं, है ना, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में फैली इसकी दो भुजाओं से यह घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भाग भारत यानी कि जो नीचे का जो क्षेत्र है ना, ये जो नीचे का क्षेत्र है जिसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है ना, यह भारत, इस प्रायद्वीपीय भारत की समुद्री स्थिति ने समुद्र और हवाई मार्गों के माध्यम से अपने पड़ोसी क्षेत्रों को संपर्क प्रदान किया, है ना। समुद्र के रास्ते से भी भारत व्यापार करता है अपने पड़ोसी देशों के साथ, स्थल मार्गों से भी और हवाई मार्ग से भी व्यापार और संचार के माध्यम तो है, लोग जा ही रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीप देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। श्रीलंका और मालदीव की बात करें, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। तो जस्ट आप भारत देखेंगे ना, तो भारत के जस्ट नीचे छोटा सा बिंदु मिलेगा, यह श्रीलंका है, और बहुत छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे जिसको क्या कहा जाता है, मालदीव कहा जाता है। तो ये भी भारत के दो पड़ोसी देश है, लेकिन यह जल निकाय से है ना, जल क्षेत्र साझा करते हैं भारत के साथ। तो ये 5 अंक का क्वेश्चन है और आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरा 5 अंक जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया।